बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मुजीबुर रहमान हाशमी अपने चैनल उर्दू विद मुजीब हाशमी के साथ आपसे महफ़िल गुफ्तगू है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज मेरे साथ मेरे भाई कर्नल मोहम्मद इकबाल साबिर साहब इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ फरमा है मेरे चैनल पर। और इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि तलबा की रहनुमाई हो, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं तो वो ये जान सकें कि उनका कैरियर किस तरह रोशन हो सकता है और क्या तरीक़ाकार है जिसको वो फॉलो करें और आर्मी को बतौर कैरियर ज्वाइन कर सकें। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार भी हूँ अपने भाई का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और अब उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि वो अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं ताकि फिर हम अगली बात कर सकें। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद इकबाल साबिर है। मैं सन 1986 में 1986 में मैंने कमीशन लिया पाकिस्तान आर्मी में और हमने यूनिट्स ज्वाइन की अप्रैल 1986। मेरा 17th ईयर्स कोर्स है और प्रेजेंट चीफ जो जनाब मुनीर है, ही इज़ माय कोर्समेट। और मैं 2011 में आर्मी से रिटायर हुआ। आजकल मैं रिटायर्ड अफसर हूँ। और ये जो फ़ौज होती है, इसमें आगे रेजिमेंट्स होती हैं मुख्तलिफ। कुछ इन्फेंट्री की रेजिमेंट्स हैं, कुछ रिसाले की रेजिमेंट्स होती हैं। तो मेरी इन्फेंट्री रेजिमेंट है। बेसिकली आई एम फ्राम पंजाब रेजिमेंट एंड माय यूनिट इज 26 पंजाब। वो हमारी होम होता है, हमारा घर होता है, जिस यूनिट में हम कमीशन लेकर जाते हैं। तो आई वाज बेसिकली आई लैंडेड अप इन 26 पंजाब इन 1986। और हम इन्फेंट्री अफसर हैं। हमें अपनी इन्फेंटेरियन होने पे और हमारी जो रेजिमेंट होती है उसके ऊपर हमें फ़ख्र होता है। ज़रा इन्फेंट्री के लफ्ज़ की भी थोड़ी सी वजाहत कर दें हमारे बच्चों के लिए। जी, इन्फेंट्री को आप यूँ समझें कि जैसे प्यादा फौज होती है जो पैदल चलने वाली, जो फर्स्ट टू फाइट होते हैं, ये फाइटिंग आर्म्स कहलाती हैं। इन्फेंट्री और आर्मर जो रिसाले वाले, जो टैंकों वाले होते हैं, ये दोनों सीगे ऐसे होते हैं फौज में जिनको फाइटिंग आर्म्स कहते हैं। तो इन्फेंट्री वो होती है जिन्होंने बंदूकें हाथ में पकड़कर, गन्ने हाथ में पकड़कर पैदल चलकर जाना होता है। आगे टैंक्स होते हैं, वो लीडिंग रोल में होते हैं, और टैंकों के साथ इन्फेंट्री होती है। दे आर बेसिकली फर्स्ट टू फाइट। और बाकी इससे अलावा बाकी मेरे तारुफ में ये है कि माई क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर इन इंग्लिश एंड MBA एग्जेक्टिव। बस ये मेरी दो ही क्वालिफिकेशन है, दो मास्टर हैं मेरे। आपने मेहरबानी फरमाई और अपना तारुफ इंट्रोडक्शन दिया। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जो बच्चे आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनकी कैसे रहनुमाई करेंगे कि मैट्रिक की सतह पर वो क्या करें, और अगर FSC या FA की सतह पर वो पहुंच जाते हैं और उसके बाद आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है, और आगे फिर कौन कौन से शोबे हैं जिनमें वो जा सकते हैं और अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। जी, बड़े लोगों का एम्बिशंस होता है और नई नस्ल जो है उनके भी बहुत एम्बिशंस होते हैं यूथ के कि हम आर्मी में जाएं। एंड इट्स गुड थिंग आल्सो इंडीड कि फ़ौज के साथ हर किसी का एक लगन है, प्यार है और एक एजाज़ की बात भी है। तो जो नए बच्चे हैं उनमें जहाँ तक मैट्रिक का तलक है, वो तो एकेडमिक एक साइड है कि जो कैडेट कॉलेज हैं, उन कैडेट कॉलेज में 7वीं के बाद भी बच्चे जाते हैं, मैट्रिक के बाद भी जाते हैं। JCB जिसको हम कहते थे उसमें, तो वो बेसिकली एकेडमिक ही साइड है। एक्चुअली जो इंडक्शन है आर्मी में, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम इंटर ऑनवर्ड। जो FSC या FA लोग कर लेते हैं, इंटरमीडिएट होना उसके लिए ज़रूरी है। सही। जो
मैट्रिक यानी बेसिक शर्त जो है वो इंटरमीडिएट जी, है। और उसमें फिर 60% मार्क्स उनके होने चाहिए, चाहे वो FA हो या FSC हो। इससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन के हो सकती है, वो और सीढ़ियाँ इंजन में जा सकते हैं, बट द बेयर मिनिमम इज इंटरमीडिएट। जी हाँ। और बाकी जहाँ तक आपने ये बोला कि जी वहाँ पे सीए कौन कौन से हैं और वो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो फाइटिंग आर्म्स है जिसमें आर्मर और इन्फेंट्री है। इसके अलावा हमारी कोर होती हैं जो वो सपोर्टिंग रोल में होती हैं, जैसे एक इंजीनियर कोर है, वो सारे लोगों ने उसमें उनका काम ये पुलें बनाना, उनका काम है रास्ते से बारूदी सुरंगें बिछाना दुश्मन के लिए, और अपनी फौज के लिए बारूदी सुरंगें जो दुश्मन ने बिछाई होती है उनको रिमूव करना, और डिफरेंट किस्म के ऑब्स्टिकल जो आगे होते हैं, जो हमारी मूवमेंट होती है अनवर्ड या रियरवर्ड, उस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हमारी इंजीनियर कोर जो है उसका काम होता है। इसी तरह मैं शॉर्ट बताऊंगा बिकॉज आपके पास टाइम थोड़ा है। अर्टिलरी होती है, अर्टिलरी उसमें हमारी अर्टिलरी के अंदर फिर डिफरेंट वो हैं, आगे मीडियम है, हैवी है, फील्ड है। तो ये वो वाली कोर होती है जो यहाँ से उनका गोला फायर होता है तो वो बड़ा लॉन्ग रेंज जाता है और जाकर दुश्मन के टेरिटरी में जाकर गिरता है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक। अभी अभी लेटेस्ट रेंज बहुत बढ़ गई है, उनका कैलिबर काफ़ी बड़ा हो गया है और वो बड़ी हाई डिस्ट्रक्शन उससे होती है, वो है। इसी तरह आर्मी सप्लाई कोर है, सप्लाई ASC हम उसको कहते हैं, जिन्होंने राशन सारा सप्लाई करना होता है और ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने करनी होती है। हम उन यूनिटों को S&T कहते हैं, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, वो है। इसी तरह आर्डनेंस वाले हैं, सुई से लेकर जहाज तक या टैंक तक, एक सिवाय राशन के बाकी सारी सप्लाई उन्होंने आर्डनेंस वालों ने देनी होती है। इसी तरह सिग्नल कोर है, सिग्नल में जो लोग जाते हैं, जितना कम्युनिकेशन सेटअप है, कम्युनिकेशन की एस्टेब्लिश करना, दुश्मन की कम्युनिकेशन को ट्रेस करना, अपनी कम्युनिकेशन को सेट करना, मोस्टली उसमें जो अफसर जाते हैं वो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करते हैं, TE नाम लिया हम कहते हैं, उनको डिग्री ये होती है। और जो इंजीनियर कोर में जाते हैं वो इंजीनियरिंग की वो डिग्री करते हैं। इसी तरह EME एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, EME हमारी एक ब्रांच है, उसमें ये जो गाड़ियाँ हैं वो इनके सारे उनका डिप्लोमा होल्डर होते हैं, डिग्री होल्डर होते हैं, वो इंजीनियर्स होते हैं गाड़ियों के, तो वो EME है। इस तरह और भी डिफरेंट हैं जो, बट ये जो बड़ी बुनियादी जो है बाकी बीच में MP का रोल है, वो बीच में से MP से क्या मुराद है? जी मिलिट्री पुलिस। ठीक, मिलिट्री पुलिस जो है वो फिर इन्हीं यूनिटों के अंदर से जो ज़रा अच्छी बेहरिंग वाले लोग होते हैं उनको वो सिलेक्ट करके तो उनको अलग अलग किस्म के कोर्सेज करवा लेते हैं। तो उन्होंने चूँकि सारी ट्रैफिक जनरेट करनी होती है, हमारा अपना एक आर्मी का सिस्टम है पुलिस का, और वो आर्मी से ही रिलेटेड होता है, आर्मी के डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है, आर्मी की मूवमेंट से रिलेटेड होता है, तो वो उसके लिए है। इसी तरह कमांडो हैं जो आपने देखा, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, SSG जिसको कहते हैं, तो वो भी इन्हीं यूनिटों से इन्हीं ये जो कोरें मैंने बोली हैं यहाँ से जो जो अच्छे जो फिजिक वाले लोग होते हैं उनको सिलेक्ट करके, जो वॉलंटियर होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, जो जो एडवेंचरिस्ट होते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिनमें जज्बा होता है, उनको वो सिलेक्ट करके एक सिलेक्शन का प्रोसीजर बना हुआ है, वो हर साल होती है, तो वो ले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे उनके कोर्सेज करते हैं, तो then they are permanently inducted into SSG, तो वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। और मोस्टली अफसर्स तो वहाँ से रिटायर होते हैं, लेकिन कुछ जो है वापस रिवर्ट बैक भी करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में। इस तरह मेडिकल कोर है, आपने देखा होगा हमारे CMH हैं और इस तरह करके, तो ये हमारी AMC हम इसको कहते हैं आर्मी मेडिकल कोर, तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल यूनिट्स होती हैं, बेस हॉस्पिटल्स होते हैं, तो ये सारा एक पूरा सेटअप है। आर्मी इटसेल्फ जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। अगर किसी ने, मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हुआ था कि जी सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है पाकिस्तान में, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, सो मेनी इंस्टीट्यूशन, तो मैंने हैंड रेज किया था और मैंने कहा था कि जी सबसे बेस्ट इज द आर्मी। जी उन्होंने कहा जी हाउ कैन यू प्रूव दैट इट इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन,
तो मैंने उनको ये बोला कि आर्मी का इंस्टीट्यूशन इसलिए बेस्ट है कि जो हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं, जो एसओपी सेट हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि आर्मी में आगे उसके दो आप कहें कि मोटे मोटे जो सीए बन जाते हैं, एक होता है ऑपरेशन, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। जी। ऑपरेशन नहीं चल सकता जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक। तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, ये हम बोलते हैं नामली, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक। और ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन है बेसिकली फिजिकली जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आप एनिमी के साथ, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई डिफेंस कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं या एम्बुश कर रहे हैं या रेड कर रहे हैं या आप विड्रॉल कर रहे हैं या आप एडवांस कर रहे हैं, तो डिफरेंट ऑपरेशन है। तो वो ऑपरेशन जो है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब उनको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं मिलेगी, उनको गाड़ियाँ अच्छी नहीं मिलेंगी, उनका अम्यूनिशन अच्छा नहीं मिलेगा, उनको वेपन्स अच्छे नहीं मिलेंगे, उनको खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो सारा ये, तो ये दोनों मिलकर ये बनती है। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन है छुमाया माइंड इंटायर पाकिस्तान, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी एंड वी से दैट। आप देख लिया होगा आपने, जहाँ पे जलजला आता है, जहाँ पे आग लग जाती है, जहाँ पे कुछ मसला बन जाता है, आर्मी इज फर्स्ट टू रीच। जी ठीक है। तो ये उसके मोटे मोटे जो सीखे हैं जो आपने पूछे, वो हमारे देखने वाले जो बच्चे हैं ना, वो एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं सीगा, ज़रा इस लफ्ज़ की भी वजाहत करते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनको ये भी पता चले कि सीगे से क्या होता है। जी, हम इसको इंग्लिश में तो एशलॉन्स कहते हैं। सीगा ये है कि आप जैसे ब्रांच कह लेते हैं, शोबा जिसको आप कहते हैं, यानी आर्मी के जो मुख्तलिफ शोबे हैं, जी हाँ, हम उनको सीगा कहेंगे, सीगा या सीगे कहेंगे। जी जी जी, ठीक होगी बात। जी बिस्मिल्लाह, जारी रखें। तो अभी रह गया कि जी हमारे जो बच्चे हैं, इन्होंने आगे अगर आर्मी में आने का किसी को शौक हो या उसमें वो क्वालिटीज़ पाई जाती हों, तो उनको किन लेवल पे सोचना चाहिए या उसको क्या करना है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो इंसान की फिजिक है, फिजिक उसकी कैसी है, क्या वो उसको कोई हैंडीकैप तो नहीं है, कोई उसको मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज आर्मी जो इस चीज़ का नाम नहीं है कि सिर्फ स्कॉलर्स भर्ती होते हैं फौज में। आर्मी मीन्स फिजिक मीन्स आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि जिस्मानी तौर पर वो फिट हो। जिस्मानी तौर पर। एंड वंस आई से आर्मी, इट डजंट मीन ओनली the army side, it is the defense forces basically, army, navy and air force, सही, all three they are all army basically। जी जी, ये डिफेंस फोर्सेस हैं और उनके अपने अपने रोल हैं, और उन सारों में ही ये रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपका फिजिकल फिटनेस कितनी है। उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए गए हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए हाइट। हाइट ये अफसर्स के लिए तो मिनिमम जो है वो 5 फुट 4 इंच है। किसके लिए? अफसर के लिए, जो अफसर बनते हैं, जो कमीशन लेते हैं। जी जी, ऑफिसर्स 5 फुट और 4 इंच दी बेर मिनिमम, बेर मिनिमम ये है। और जो लेकिन जो बाकी हमारे जवान होते हैं, जो सिपाही भर्ती होते हैं, तो उनके लिए इससे ज्यादा है, 5 फुट 6 इंच एंड अबव, उससे 5 फुट 6 इंच एंड अबव है। एंड मोस्टली ये तो बेर मिनिमम स्टैंडर्ड है, लेकिन आपने देखा होगा बड़े बड़े खूबसूरत जवान हैं, कोशिश यही होती है कि वो लोग ज़्यादा कद वाले हैं और अच्छे पर्सनैलिटी वाले होने चाहिए। बिकॉज एक प्रेस्टीज है, वंस यू वियर ऑन द यूनिफॉर्म, तो आपको पता होता है कि आपकी एक डिग्निटी है। तो जितनी अच्छी पर्सनैलिटी होती है उतनी अच्छी उसकी वो होती है। तो एक तो बंदे का फिजिकल फिटनेस जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। बिकॉज आर्मी जाकर ऐसे नहीं है कि उसने कंप्यूटर पे बैठ जाना है और घर में बैठना है। बिकॉज उसने तो फाइट पे जाना है, उसने वॉर पे जाना है, उसने जलजले में जाना है, उसने आग में जाना है, उसने सियाचिन में जाना है, उसने इतनी क्लाइंबिंग करनी है, उसने रनिंग करनी है, उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये तो सर आपने जो है कुरान मजीद का एक उसूल जो है वो आपने जो है ना उसको जो है ना अपने लिए आर्मी के स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। वो जनाब हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को जब जनाब तालूत को बनाया गया कमांडर, तो कुरान ने कहा कि ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, कि उनकी खूबी ये है कि वो फिजिक वाइज सबसे बेहतरीन है और फिर इल्म में। तो यानी सबसे पहले आप फिजिक की बात कर रहे हैं, तो ये कुरान मजीद ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलवाई, ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। जी बिल्कुल, आपका तो माशाल्लाह इसमें चूँकि काफ़ी आपका नॉलेज है और आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि आप माशाल्लाह कुरान मजीद से भी, मेरा तो इतना इल्म नहीं है, बट मैंने भी ये सुना हुआ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्नी कौन से गज़वा में जाना था,
तो दो छोटी उम्र के जो बच्चे थे वो भी जाना चाहते थे, जी तो फिर वो उनको हटाया गया, बट उन्होंने कहा नहीं कि हमें शौक है, हमने जाना है। तो फिर उनकी शायद कुश्ती या समथिंग उनसे करवाई गई, सही कुछ फिजिक के उनके टेस्ट लिए गए कि अगर ये क्वालिफाई कर सकते हैं ओनली देन दे कैन गो फॉर वॉर। तो इसी तरह फौज में एक तो ये रिक्वायरमेंट है। ठीक हो दूसरी ये है कि फौज जो है या कोई भी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनमें एक एवरेज इंटेलिजेंस के लोग चाहिए, बहुत बड़े स्कॉलर भी नहीं चाहिए, लेकिन बिलो स्टैंडर्ड्स उनका जो नॉलेज है वो भी नहीं चाहिए, या उनका आईक्यू लेवल है वो भी नहीं चाहिए, यानी क्योंकि वहाँ पे ब्रेन भी चलना है। सही सही सही, यानी उनकी जो दिमागी सलाहियत है वो औसत हो, वो एवरेज होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, एवरेज औसत होनी चाहिए। और वो कैसे सर अपना उसको एवरेज जो है उसको वो उनके टेस्ट जी उसके टेस्ट हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। उसके इस तरह टेस्ट हैं कि जी जिस वक्त बच्चे जो इंटर कर लेते हैं तो उस वक्त हमारे सिलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, वो वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं और जाते हैं। तो वहाँ पे इनके कुछ रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, जो बाकी वाले हैं जी टेस्ट जितने भी हैं वो उसके माइंड रिलेटेड है। सही, तो मेडिकल वगैरह जो होता है वो तो उसकी फिजिक चेक करने के लिए, बाकी रिटर्न होते हैं, उसमें इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें एकेडमिक भी है जी और उसका इंटेलिजेंस। अब ये दो चीजें हैं वहाँ पे, एक तो ये है कि आपकी एकेडमिक कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी क्या है। उसमें हो सकता है अगर आपने इस्लामियात है, जो एक जनरल छोटा सा जो स्टैंडर्ड है, एक आपका बेयर मिनिमम वो नॉलेज करेंगे कि अगर बच्चा एकेडमिकली पढ़ कर आया है तो उस क्वालिफिकेशन का उसको कुछ पता भी है या नहीं है पता, कि एक वो मजमून भी नहीं लिख सकता फॉर एग्जांपल। तो एक तो इस तरह एकेडमिक उसकी चेक करने के लिए, और दूसरा आ गया इंटेलिजेंस का। अभी इंटेलिजेंस जो है ये इसके लिए एक डिफरेंट तरीके बने हुए हैं, उसके एमसीक्यूज होते हैं, टेस्ट होते हैं कि जी वो उसकी किस जहानत का क्या लेवल। ठीक, अब जब तो ये एक इनिशियल टेस्ट सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, ये जो हर पिंडी में या पे मुल्तान में आपके हैं तो उन सिलेक्शन सेंटरों पे होता है। वहां से जो बच्चे फिर क्वालिफाई कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद उनका अगला मरला होता है आईएसएसबी के सामने, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड उसको कहते हैं जी। तो वो एक पहले तो एक ही होता था, ओल्ड टाइम में कोहाट में होता था, लेकिन अभी 3 है, कराची में भी है और गुजरांवाला में भी है और कोहाट में भी है जी। तो फिर उनको उसके लिए बुलावा आता है, कॉल आती है और वो जाकर वहां पे जाते हैं। उधर जाकर फिर उनके 3 स्टेजेस हैं, उन 3 स्टेजेस में जो एक्चुअल जो सिलेक्शन है उन 3 स्टेजेस, लेकिन उससे पहले उन 3 स्टेजेस में जाने से पहले उनका एक इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए एक बकायदा वहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं, पेपर्स बने हुए हैं, कंप्यूटर पे मैक्सिमम आजकल होता है, पुराने ज़माने में तो राइटिंग से होता था लेकिन आजकल कंप्यूटर भी हो जाता है, तो वो उनका पास उनको करना ज़रूरी होता है। उससे उनको पता चल जाता है, उसमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एमसीक्यूज जैसे होते हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं, उनमें से डिससिमिलैरिटीज आपने निकालनी होती हैं। A is the father of B, but B is not son of A. What is B to A, for example? I'm just giving a small example. तो वो बच्चा उसमें अड़ के फंस गया कि भाई अभी पता नहीं वो क्या था। ए कह रहा है कि जी मैं उसका बाप हूँ, बी कहता है मैं उसका बेटा नहीं हूँ, तो वो क्या है? तो वो फिर बेटी है। Then B is the daughter of that A. तो ये लेकिन उसके इस तरफ ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा कि वो पता नहीं क्या है। तो इस तरह के वो होते हैं जो माइंड को बॉगलिंग टेस्ट होते हैं। जब वो उसमें से वो पूरा हो जाता है, इंटेलिजेंस के उस लेवल पे आ जाता है, फिर आगे 3 स्टेजेस है। वो उसके जो है उसमें कुछ रिटर्न होते हैं जो उसकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, स्टोरी राइटिंग होगी, सेंटेंस को कंप्लीशन, शॉर्ट वर्ड दिए जाएंगे या उनको फिर आगे सेंटेंसेस बनाने होंगे, कुछ ग्रुप डिस्कशंस होंगी, उर्दू में इंग्लिश में उसकी स्पोकन देखी जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, कुछ इस किस्म के भी हैं। कुछ उनके आउटडोर होते हैं जो हम उसको जीटीओ कहते हैं, ग्रुप टेस्टिंग अफसर होता है, उसके पास जाकर वहाँ पे टास्क मिलते हैं कि जी अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे। कुछ सिचुएशन पेंट की जाती है, पिक्चर पेंट की जाती है उसके सामने, कुछ इक्विपमेंट दिया जाता है कि जी ये इक्विपमेंट आपके पास है एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू गो टिल देयर, तो आप कैसे जाएंगे, दीज आर द इनबाउंड्स, दीज आर द आउटबाउंड्स, यहाँ पे आप और रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, लाइक दैट।
देयर सर्टन उसमें जो टास्क बने हुए हैं, तो वो सारे टास्क उसने करने होते हैं। उसमें उसकी कमांड टास्क भी होता है, यानी कि वो अगर उसको कमांडर बना दिया जाए और बाकी सारे लोग उसके मातहत कर दिए जाए तो फिर वो कैसा बिहेव करता है। और अगर उसका कोई और कमांडर बना दिया गया और वो मातहत होकर काम कर रहा है तो फिर वो कैसा काम कर रहा है। तो इस तरह के वो जीटीओ जो होते हैं उनका एक अपना वहाँ पे वो उनकी मार्किंग होती है, वो कर रही होती है। और जो आपने रिटर्न टेस्ट दिए थे, स्टोरी राइटिंग की थी या सेंटेंस कंप्लीशन, फॉर एग्जांपल मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं आपको ये कहता हूँ कि वो ईमानदार है लेकिन कभी कभी। सो मैंने एक आपको हिंट दे दिया और मैंने उसको सेंटेंस को छोड़ दिया। तो अभी जो आप इसको फिल करेंगे तो उसमें आप कैसे फिल करेंगे, क्या लिखेंगे, दैट मैटर्स। दैट मैटर्स बिकॉज आपके पास जब टाइम की शॉर्टेज है एंड द वेरी फर्स्ट थिंग कमिंग टू योर माइंड इज द एक्चुअली पिक्चर ऑफ योर माइंड, हाउ यू थिंक। आपका उसके पास जब आपको सोचने का टाइम नहीं है और आप जल्दी में जो बात करेंगे इट मीन्स कि वो आपका माइंड सेट है कि आप किस तरफ जाते हैं, रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ उसमें ये देखा जाता है कि जी पॉजिटिव माइंड्स कौन से हैं और नेगेटिव माइंड्स कौन से हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड कौन से हैं, कंस्ट्रक्टिव माइंड कौन से हैं, एनालिटिकल माइंड्स कौन से हैं, वो लॉजिकल माइंड्स कौन से हैं, इलॉजिकल माइंड्स कौन से हैं। तो ये उसको उसको डिसर्न करता जाता है बंदे की पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी टेस्ट है सारे, उसमें से पता चलता जाता है कि ये बंदे का सोचने का अंदाज कैसा है, इसका मेंटल होराइजन क्या है, किस लेवल का ये बंदा है। और ये चीजों को देखें ना, आपके सामने एक गिलास रख दिया जाए और उस गिलास को आधा पानी डाल दिया जाए, आधा खाली छोड़ दिया जाए। Now there are two facets of that. Or you take that. There are a group of people जो कहेगा कि जी आधा गिलास खाली है। There is another group of people तो वो कहेंगे कि आधा भरा हुआ है। एक कह रहे हैं आधा भरा हुआ है, एक कह रहे हैं आधा खाली है। तो इसका मतलब है उनके दोनों का उसको अंदाज, परसेप्शन, हाउ यू परसीव थिंग्स, तो उनका परसेप्शन का अंदाज मुख्तलिफ है। वो खामी ढूंढने वाले लोग हैं और वो खूबी को पकड़ के बात कर रहे हैं। तो इस ये आपको समझ आ गई? बिल्कुल क्लैरिटी होगी। हाँ। इसी को यानी अब थोड़ा सा इसे और आगे, यानी ये वहाँ पे जब ये टेस्ट हो जाते हैं तो वो जो कोहाट में और कराची आप कह रहे हैं और तीसरा क्वेटा जी ना गुजरावाला कोहाट और कराची, हाँ, इसके सामने एक तालिब इल्म क्वालिफाई करके पहुंच गया। अब उन्होंने ये टेस्ट लिए, ये टेस्ट जो है उसने क्लिक कर लिए, फिर आप क्या करेंगे? जी तीसरा ये वहाँ पे मैं बता रहा था, तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक अफसर होता है, वो फिर दो वो होते हैं और जो जीटीओ और वो उसके जो पर्सनैलिटी टेस्ट, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आप देखते हैं कि जब भी बंदा बात करता है मैं अगर आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी के कुछ शेड्स, कुछ खद्दो खाल आपके माइंड में आ रहे हैं कि जी मैं किस लेवल का आदमी हूँ, मैं कौन सी बात जो है वो सेंसिबल कर रहा हूँ, कौन सी मैं बोंगी मार रहा हूँ, कौन सी मैं बोस्टिंग कर रहा हूँ, कौन सी, तो उनके अपना तरीका कार है एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस बिकॉज वो हर वक्त यही काम करते हैं। जब वहां पे हो जाता है तो उसके बाद उनको रिकमेंडेशन, वो घर आ जाते हैं लोग, ये कोई 3-4 दिन का वहां पे होते हैं, तो उसके बाद दे फॉल बैक टू देयर होम्स और फिर उनको कुछ दिनों तक वहां पे जो लोग रिकमेंड हो जाते हैं दे आर नॉट कॉल्ड सिलेक्टेड, दे आर कॉल्ड रिकमेंडेड। जी ISSB रिकमेंडेड। तो वो फिर उनको आ जाता है, घर में लेटर आ जाता है कि यू हैव बीन रिकमेंडेड। सही, वो जिस कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है, जो ट्रेनिंग का कोर्स होता है उनकी नंबरिंग होती है, जैसे मेरा 17 कोर्स है, इसी तरह जो 100 नंबर कोर्स चल रहा है या 110 नंबर कोर्स, उसके लिए आप पर्टिकुलर कोर्स के अगेंस्ट आप अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप फलाने कोर्स के लिए ISB से रिकमेंड हो गए। ये जो रिकमेंडेशन हो जाती है तो दिस इज नॉट फाइनल सिलेक्शन। इस जो आपने वहां पे जितना उस बच्चों ने किया उसके बाद इसकी एक जो है ना लिस्ट बनती है जाकर। अगर आर्मी की इफ यू टॉक अबाउट आर्मी तो GHQ में जो ब्रांच इसके साथ डील करती है वहां पे फिर वो लिस्ट बनाते हैं और उसमें जो उनके कुछ हो सकता है वहां पे ड्रॉप भी हो जाए जी, उनकी जितनी कोर्स की रिक्वायरमेंट है वो जो उसके ऊपर टॉपर आएंगे वो उनको कर लेंगे, और अगर 2-4 केस उसमें फालतू हैं तो जो लोएस्ट वाले मेरिट वाले होंगे मेरिट लिस्ट बनती है। वो जब हो जाता है तो फिर उनको कॉल अप नोटिस आ जाते हैं, उनको कुछ अर्से के बाद नोटिस आ जाता है, कॉल आ जाती है कि जी आपने अभी फलानी तारीख को एकेडमी में PMA काकुल में जाकर रिपोर्ट करनी है, उसमें क्या क्या लेकर जाना वो रिक्वायरमेंट भी दी होती है। तो फिर वो जो होता है ही इज कॉल्ड जेंटलमैन कैडेट।
GC, gentleman cadet. जी जी GC He is not an officer now. जी So far he is not an officer. वो सिर्फ gentleman cadet बना. जी तो फिर वो उधर जाकर रिपोर्ट करते हैं, वहां पे फिर 2 साल की ट्रेनिंग है. जी अभी वो जो ट्रेनिंग है वो भी एक बड़ी रिगरस किस्म का, बड़ी टायरिंग एंड बड़ी उसमें आप यूं समझें कि थका देने वाली एक चीज है. उसके अंदर से फिर आगे उसके 2 पहलू हैं. वहां पे एकेडमिक भी है और मिलिट्री ट्रेनिंग भी है. सही. यानी कि इंटर करके गए, वहां पे जब 2 साल रहेंगे तो BA ग्रेजुएट हो जाएंगे, वहां पे ग्रेजुएशन की उनकी पास हो जाएगी. तो इसका मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी साथ साथ चल रही है, साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी चल रही है. वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स आगे सारी सर्विस में जो कुछ काम करने हैं उन सारों की बेसिक जो फाउंडेशंस हैं वो वहां से ले हो जाती हैं, वो पढ़ाई जाती है. PM काकुल में. जी काकुल में. इसके अलावा और भी है कोई? PM काकुल के अलावा भी कोई और है? जी नहीं, अभी आर्मी के लिए सिर्फ अकेली यही अकेली जी हमने काकुल ली है. और बाकी इनका एयरफोर्स वालों का रिसालपुर में है, नेवी वालों का कराची में है. तो हाँ जी रिसालपुर उधर KPK में है रिसालपुर. तो वो जो ट्रेनिंग है उसमें फिर वो जो मैंने फिजिकल वाली शुरू में बात की थी, फिजिकल फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वहां पे फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर है. बहुत रिगरस किस्म की वहां पे ट्रेनिंग होती है. उसमें आपके जो PT है, परेड्स है, आपके असॉल्ट कोर्स है, आपकी ड्रिल के बड़े डिफिकल्ट और माइल दौड़ना होते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, लॉन्ग मार्चेज रूट मार्चेज हैं जो 90 किलोमीटर्स की पहाड़ों में वजन उठाकर फिर ऑपरेशन सारे करने होते हैं. तो उसके लिए जो वीक फिजिक का बंदा है वो वहां पे कामयाब नहीं होता. सही. इसके बाद वो ऑफिसर बन जाता है. जी वो जब 2 साल उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां पे पासिंग आउट आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा. पासिंग आउट होती है, एक डे मुकर्रर होता है और वो सारी ड्रिल जो उन्होंने सारी उसमें की होती है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन, एक सेरेमोनियल टाइप उसका एक जो है प्रेजेंटेशन होती है सारे पूरी नेशन के सामने. और वो वहाँ से पास आउट होकर तो फिर वहाँ पे यूनिटें इनको डिटेल हो जाती हैं, मिल जाती हैं कि ये उस यूनिट में जाएगा, ये उस यूनिट में जाएगा. वो एक प्रोसीजर बना हुआ है और वो फिर अपनी अपनी यूनिट में जिसमें उनकी पोस्टिंग होती है वो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट फिर वो वहां से जब निकलते हैं तो उनको कमीशन मिल चुका होता है. और कमीशन का क्या मतलब है? जी कमीशन ये एक वर्ड उसमें आप देखेंगे डिक्शनरी में भी है और अंग्रेजों के वक्त से ये चल रहा है. ये जो भी समझें कि एक वो कमीशन नहीं जो ये लोग पैसे का कमीशन लेते हैं. ये बेसिकली है कमीशन्ड सर्विस, कमीशन्ड ऑफिसर. तो ये जो भी डिफेंस फोर्सेस में जो भी अफसर 17 ग्रेड में जो बनता है, उधर सेकंड लेफ्टिनेंट बना, उधर पायलट अफसर बना या उसमें मिडशिपमैन बना, अफसर बना, उसके लिए ये इस्तिलाह है. उसके लिए ये इस्तिलाह है, इस्तेमाल जी ये कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर. ठीक. तो वो जब बन जाता है तो उसका सबसे पहला जो रैंक है आर्मी में अगर बात की जाए तो सेकंड लेफ्टिनेंट का. तो वो सेकंड एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट ही रिपोर्ट्स इन द यूनिट जो उसको अलॉट हो चुकी है उसमें जाकर, और फिर आगे उसके करियर का आगाज फर्दर स्टार्ट हो जाता है. तो हम इधर तक ही रहेंगे बिकॉज ये और इसके लिए डिफरेंट मरले हैं, फिर वो तैयारी कैसे करनी है फिर उसके लिए तो वो ज़्यादा लेंथी है. जी मैं आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए कि जब हमारे बच्चे 10वीं में और उसके बाद 11वीं 12वीं में आते हैं या जो बच्चे पहले से जो है ना ये ज़हन बना चुके होते हैं कि हमने आर्मी में जाना है, तो उनको अपनी पढ़ाई के दौरान किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए ताकि वो अपने आप को उसके लायक साबित कर सके? जी बात ये है कि हर जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एम्बिशन होना तो बहुत अच्छी बात है, शौक होना तो सारे लोगों का होना भी चाहिए, अपनी आर्मी से प्यार होना चाहिए और एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन भी है, ये डिग्निफाइड किस्म की अर्निंग है, आप कौम की खिदमत भी कर रहे होते हो और एट द सेम टाइम आप बड़ा लुक आफ्टर भी हो रहे हो, रोजगार भी आपका बहुत बाइज्जत रोजगार भी है और एक प्रेस्टीज है कि जब कंधे पे रैंक लगा होता है तो आपको दुनिया समाज में भी एक इज्जत है. तो वो तो ठीक है. तो एम्बिशन कोई भी रख सकता है, एम ऑफ लाइफ में कोई भी इसको रख सकता है,
but everybody doesn't have to go to the army. Everybody can't go to the army. क्योंकि उस सारे रट में से और उस सारे प्रोसीजर्स में से जब कोई गुजरते हैं तो कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी उनको क्या करना है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे 10वीं में, मैं समझ वो किन चीजों पे, यानी अपनी जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो किन चीजों पे फोकस करें, टू द पॉइंट, ताकि वो अपने हदफ को गोल को हासिल करें। जी, सबसे पहले तो ये बात है ना कि मैंने आपको कह दिया कि एक जो पैमाना रखा गया है वो ये है कि अगर उसने इंटर पास होना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें फिर एक पासिंग की परसेंटेज दे देगी। एक 60% कम मार्क्स लेने वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो उनकी पहला ध्यान तो अपनी एकेडमिक्स पे होना चाहिए ना। स्टडी को बेहतर करेंगे तो तब बात करेंगे। दिस इज नंबर 1। सेकंड ये है कि वो कहते हैं ना कि जो काम आपने आगे करना है तो अपने आप को ढाले ना। तो रोल मॉडल तो उनके सामने फिरते हैं ना, फौज को आरोगे, तभी तो टीवी का दौर आ गया है, तो आप उसके हिसाब से उसको ढालें अपने आप को कि एक तो आपने फिजिक अपने डेवलप करनी है, दूसरा आपने ये देखना है कि जी अगर, और इसका सारे ये प्रोसीजर वैसे बाय द वे दिए हुए हैं, बुक्स बनी हुई हैं बकायदा, उसमें से नेट से निकाल सकते हैं, वैसे बुक्स भी दी हुई हैं जिनके आपको तैयारी करनी होती है। तो देखिए अगर फौज को बेईमान तो नहीं चाहिए, सही, बुज़दिल तो नहीं चाहिए फौज को, उनको तो दिलेर चाहिए जी। जो मेडिकली और फिजिकली अनफिट है वो तो नहीं चाहिए फौज को। बिल्कुल ठीक हो गया, चीटर नहीं चाहिए फौज को, ठीक हो गया। तो फौज को चाहिए ऐसे लोग जो ईमानदार हों, अच्छा डरपोक नहीं हो, जो चैलेंज कबूल कर सकते हो, जो मुश्किल हालात में भी खड़े हो सकते हो, जिनमें डिटर्मिनेशन हो उनके अंदर, अच्छा फिर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। जी, आपको मैं ये बताऊं कि जी जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें एक बॉक्सिंग का एलिमेंट भी है जी, बॉक्सिंग करवाते हैं और वो कंपलसरी होती है जी। उस बॉक्सिंग का मकसद क्या होता है कि कोई ट्रेंड बॉक्सर तो नहीं होते जी, लेकिन अगर उस बॉक्सिंग में मैं और आप आपस में हम बॉक्स कर रहे हैं, तो अगर आप एक मैं मुक्का मारता हूं और आप उस मुक्के को ही नहीं बर्दाश्त कर रहे, आप डर रहे हैं और आपकी टांगें कांप रही हैं, तो इसका मतलब ये आप गोली कैसे खाएंगे। सही। सो दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ जजमेंट कि जो बंदा मौका आता है तो जनाब आप तो मरना शुरू हो जाए और इस तरह करना शुरू हो जाए, तो इस मतलब ये आप मौके को फेस नहीं करते। मतलब ये हुआ, आपकी गुफ्तगू का निचोड़ ये हुआ कि बच्चे जो है फिजिकली फिट हों, हाँ, अखलाकी लिहाज से बहुत अच्छे हों, जी हाँ, अपनी जहानत को बढ़ाने के लिए भरपूर मेहनत करें, मेहनत अपने मकासद को अपने सामने रखें जी, और अपनी जो ख्वाहिशात है उन्हें फुलफिल करने के लिए गफलत का शिकार ना हो। जी गफलत का नहीं हो। साफ ज़ाहिर है वो उस लेवल पे जाने के लिए उनको कई चीज़ों का वो छोड़नी पड़ेंगी और उनको एक अच्छा इंसान बनना। आर्मी में आपको बता दूं, आर्मी की ट्रेनिंग और आर्मी का सिस्टम एक अच्छा इंसान भी बना देता है। बहुत खूब। और आपने देखा होगा, और फिर दूसरे नंबर पे उसको ऐसे ट्रेन करता है कि वो सदर के साथ भी बातचीत कर सकता है आर्मी अफसर, और एक रेडी वाले के साथ भी बात कर सकता है। सही, आपके सामने उसकी मिसालें मौजूद है। बिल्कुल। आपके टीवी के ऊपर आर्मी के हमारे रिटायर्ड जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स आते हैं, whenever they face people, they talk to the people, they have the ability to address people, to look into the eyes of the people, to talk. Now you are asking me, तो आपने मेरे साथ बातचीत की तो मैं I am not prepared for any बातचीत, but still I can talk because I have the ability, and this ability किधर से आई? आर्मी gave me. जी, आखिरी सवाल आपसे सर ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं उन्होंने तो आर्मी में जाना है, हमारा तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। इससे जरा थोड़ा सा एड्रेस जी, मैं इसमें और इख्तिसार के साथ जी मैं जल्दी में ये बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फौज में जनरल मूसा जो थे वो जनरल बने, वो एक सिपाही थे। जनरल टिक्का खान सिपाही थे। आपके हिटलर, हमारे आर्मी को तो अलावा आप हिटलर जो था ही वाज कॉर्पोरल इन एयरफोर्स जर्मनी की। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो दूसरे बड़े मीडियाकर फैमिली से, और आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ISSB का, उसमें कोई सिफारिश नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कुछ भी नहीं। सही। और मैं आपके सामने उसकी मिसाल बैठा हूँ, मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड था और मेरी कोई सिफारिश थी, देयर वाज नो रेफरेंस, नथिंग।
सही। यही तो क्रेडिट है आर्मी का। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि एनीबडी कैन गो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, और अल्लाह बहादुर शरीफ की तरफ से अगर उसके नसीब में लिखा हुआ है, he can go to the army, he can become an officer in the army. There's nothing like that. बहुत मेहरबानी कर्नल मोहम्मद इकबाल साबिर साहब जो है, मैं उनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे बच्चों और तलबा के लिए बहुत मुफीद और कारआमद गुफ्तगू की। इसके साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, इस इंटरव्यू को ख़त्म करता हूँ और बच्चों को यही कहूँगा कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए भरपूर कोशिश करें, और जो आर्मी में जाना चाहें उनके लिए ये फूड है, फूड फॉर ब्रेन। ये इंटरव्यू सुने और इसको सुनने के बाद अपना आप फूड ब्रेन के लिए हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू। बहुत मेहरबान, बहुत।